हाँ जी दोस्तों, तो आज हमारा जो टॉपिक है वो रहने वाला है भगत आंदोलन से संबंधित। क्या रहने वाला है? आज हमारा जो जनजातीय आंदोलन पढ़ रहे थे उसके अंतर्गत हम लोगों ने दो आंदोलनों को कवर कर लिया है। एक हमने किया है जो लसाड़िया आंदोलन है उसको हमने कवर किया है, और एक हमने कवर किया था जो मीणा जनजाति का आता है ना। कौन सा? जो मीणा जनजाति का जो आंदोलन आता है उसको हमने कवर किया है। आज हमारा जनजाति से संबंधित जो तीसरा आंदोलन है उसका नाम मिलता है भगत आंदोलन। तो चलिए शुरू करते हैं भगत आंदोलन को। तो भगत आंदोलन को अगर हम शुरू करें तो हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि इस आंदोलन के जो प्रवर्तक है वो कौन थे। तो नाम मिलता है गुरु गोविंद गिरी जो है वो भगत आंदोलन के प्रवर्तक थे। क्या थे? प्रवर्तक का नाम मिलता है गुरु गोविंद गिरी जी। क्या नाम है? ये तो मैंने वैसे स्टार्टिंग में आपको बता ही दिया था पिछली क्लास में। जो गुरु गोविंद गिरी है वो भगत आंदोलन के प्रवर्तक थे। अगर इनकी बात करें तो इनका जो जन्म होता है वो होता है 1858 के आसपास, यानी जो 57 की क्रांति हुई थी उसके ठीक एक साल बाद इनका जन्म होता है। गांव का नाम मिलता है बाड़ेसा या बांसिया गांव। क्या नाम है? बाड़ेसा या जो बांसिया गांव का नाम मिलता है। ये जगह पड़ती है डूंगरपुर में। ये गांव कहाँ पड़ता है? ये गांव पड़ता है डूंगरपुर। वहाँ पर इनका है जो जन्म हुआ था। अगर हम इनके परिवार की बात करें, इनका परिवार बोल तो किस कुल से संबंधित था, तो ये भी क्वेश्चन बना हुआ है कि इनके परिवार का जो संबंध आता है वो आता है बंजारा परिवार में इनका जन्म हुआ था। कौन सा परिवार? इनका परिवार है वो बंजारा परिवार था। अगर हम इनके गुरु की बात कर लेते हैं, क्या करते हैं? इनके गुरु की बात करें तो इनके जो गुरु जी का नाम आता है वो आता है राजगिरी जी। क्या नाम मिलता है? इनके गुरु जी का नाम आता है राजगिरी जी। तो ये जो राजगिरी जी है वो कोठा बूंदी अखाड़े के क्या थे? संत थे। क्या थे? संत। कहाँ के थे संत? तो राजगिरी जी जो कि कोटा और बूंदी का जो अखाड़ा चलता था वहाँ के प्रमुख संत थे। कोठा बूंदी के संत लिख लेते हैं। ये क्या थे? कोटा बूंदी के संत लिख लेते हैं। इनका कार्य क्या हुआ? भील जनजाति के लोगों को अपना धार्मिक गुरु मानते थे। ये जो है हम किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं? हम लोग चर्चा कर रहे हैं गुरु गोविंद गिरी के बारे में। तो जो भील जनजाति के लोग हैं इनको यानी गुरु गोविंद गिरी को अपना धार्मिक गुरु मानते थे तथा स्वयं को इनका भगत मानते थे, इसीलिए इस आंदोलन को भगत आंदोलन कहा जाता है। तो चलिए लिख लेते हैं। क्या लिखते हैं? हम लिखते हैं कि भील जनजाति के लोग इनको क्या मानते हैं? कि लोग इनको अपना धार्मिक गुरु मानते थे। क्या मानते थे? इनको अपना धार्मिक गुरु मानते थे तथा स्वयं को इनका भगत मानते थे, यानी भक्त मानते थे। क्या मानते थे? भक्त मानते थे। इसीलिए इस आंदोलन को क्या कहा जाता है? इस आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है? इस आंदोलन को भगत आंदोलन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इस आंदोलन को भगत आंदोलन कहा जाता है। तो हमने भगत आंदोलन के बारे में कुछ एक बातें पढ़ी है। सबसे पहली
इनके जो प्रवर्तक आते हैं वो गुरु गोविंद गिरी आते हैं, जिनका जन्म 1858 में बाड़ेसा या बांसिया गांव डूंगरपुर में हुआ था। इनके परिवार की बात करें तो ये बंजारा परिवार में जन्मे थे। इनके गुरु की चर्चा करें तो राजगिरी जी नाम मिलता है, जो कि कोटा बूंदी के जो अखाड़े होते हैं वहाँ के ये क्या थे, प्रमुख संत हुआ करते थे। भील जनजाति के लोग इनको अपना धार्मिक गुरु मानते थे, यानी धर्म से संबंधित जो गुरु है वो मानते थे, तथा स्वयं को इनका भगत मानते थे। इसीलिए इस आंदोलन को भगत आंदोलन कहा। तो आगे बढ़ते तो हम देखते हैं कि गुरु गोविंद गिरी ने वागड़ क्षेत्र का अर्थ होता है डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला जो इलाका है, क्षेत्र के बिलों में सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक सुधार के लिए जो आंदोलन चलाया उसे ही भगत आंदोलन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भगत आंदोलन कहा जाता है। तो हम लिख लेते हैं, भगत आंदोलन के दौरान मतलब इनका उद्देश्य क्या था? तो इनका उद्देश्य था बिलों में सामाजिक, धार्मिक एवं जो आर्थिक जो सुधार है, आर्थिक सुधार इनका प्रमुख उद्देश्य क्या है? इनका सामाजिक, धार्मिक एवं आर्थिक सुधार करना है। किनका? भील जनजाति के लोगों का। किस आंदोलन का उद्देश्य है? तो आंसर हो जाएगा भगत आंदोलन का ये उद्देश्य है। भगत आंदोलन के दौरान गुरु गोविंद जी के द्वारा एक संप सभा की स्थापना की जाती है, 1883 में सिरोही में की जाती है। और इस संप का अर्थ या शाब्दिक अर्थ होता है आपसी एकता एवं भाईचारा होता है। वहीं अगर हम बात करें कि गुरु गोविंद गिरी ने जो संप सभा की स्थापना की है वो किसके प्रेरणा से की है? तो आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती जी की प्रेरणा से। हाँ, वो इस दयानंद सरस्वती जी जिनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? जोधपुर में नन्ही जान के वहाँ पर जगन्नाथ रसोइया के साथ मिलकर जसवंत सिंह द्वितीय के समय। याद आ रहा है हिस्ट्री के? जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तो और भी डिटेल में पढ़ेंगे। तो हम लिख लेते हैं संप सभा की स्थापना। क्या लिखते हैं? संप सभा के बारे में अगर हम बात करें, इसकी स्थापना होती है, कब होती है? 1883 में इसकी स्थापना होती है। कब होती है? 1883 में। कहाँ पर? तो आंसर हो जाएगा सिरोही में इसकी स्थापना होती है। किसकी? संप सभा की स्थापना 1883 में सिरोही में इसकी स्थापना होती है। इसके द्वारा होती है या स्थापना करता कौन है? तो क्या हो जाएगा? इसके प्रवर्तक कौन है? तो आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद गिरी के द्वारा संप सभा की स्थापना की गई थी। किनके द्वारा? गुरु गोविंद गिरी के द्वारा संप सभा की स्थापना है जो की गई थी। संप सभा का जो शाब्दिक अर्थ क्या मिलता है? क्या है? अगर हम इसके शाब्दिक अर्थ की बात करें तो जो शाब्दिक अर्थ आता है वो आता है आपसी एकता एवं भाईचारा। संप यानी हम पर रखो, हम का अर्थ क्या हुआ? आपसी भाईचारा रखो। तो इसका जो शाब्दिक अर्थ हो जाता है वो होता है आपसी एकता एवं भाईचारा। क्या है? आपसी एकता एवं जो भाईचारा है वो संप सभा का शाब्दिक अर्थ है। गुरु गोविंद गिरी ने किन की प्रेरणा से इस सभा की स्थापना की है? इनकी प्रेरणा से। तो प्रेरणा देने वाले कौन थे? किसकी प्रेरणा से संप सभा की स्थापना हुई है? तो आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद गिरी ने संप सभा की स्थापना महर्षि दयानंद की प्रेरणा से की है। किसकी प्रेरणा से? महर्षि दयानंद सरस्वती की प्रेरणा से। महर्षि दयानंद सरस्वती जी की प्रेरणा से संप सभा की है जो स्थापना हुई है। वहीं अगर हम बात करें कि संप सभा में कितने नियम थे? क्या है? नियम, कायदे, कानून, मतलब संप सभा में रहना है तो इनको पालन करना पड़ेगा। तो कितने नियम थे? 10 नियमों की बात यहाँ पर आती है।
तो हमने संप सभा के बारे में क्या क्या देखा है? संप सभा के बारे में हमने देखा 1883 में सिरोही में इसकी स्थापना होती है। इसके प्रवर्तक है वो गुरु गोविंद गिरी जी आते हैं। शाब्दिक अर्थ आपसी एकता एवं भाईचारा। प्रेरणा कहाँ से मिली? तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी से। किससे? महर्षि दयानंद सरस्वती जी से प्रेरणा मिलती है। इनको? गुरु गोविंद गिरी को। इस संप सभा में कितने नियम थे? तो आंसर हो जाएगा 10 नियम आते हैं। कितने नियम आते हैं? 10 नियम। कौन कौन से हैं वो अपने को ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है, खाली इतना ही पूछा जाता है कि संप सभा के कितने नियम थे। तो आंसर हो जाएगा 10 नियम आते हैं। कितने? वहीं अगर हम बात करते हैं कि संप सभा का जो प्रथम अधिवेशन कब हुआ? किसका? संप सभा का जो प्रथम अधिवेशन की अगर हम बात करें तो वो प्रथम अधिवेशन होता है 1908 में। कब होता है? सॉरी 1908 नहीं, 1903 में होता है और वो होता है सिरोही में। वहीं तथा इसके जो दूसरा अधिवेशन होता है, कौन सा? द्वितीय अधिवेशन होता है 1908 में। और इसमें यह निर्णय लिया जाता है कि आगे से जो भी मतलब ये कहाँ पे होता है? ये होता है जो मानगढ़ पहाड़ी आती है बांसवाड़ा में, वहाँ पर ये द्वितीय अधिवेशन होता है। क्या होता है? संप सभा का जो द्वितीय अधिवेशन है वो कहाँ होता है? वो होता है मानगढ़ पहाड़ी बांसवाड़ा पे। और आगे से जितने भी अधिवेशन होंगे वो मानगढ़ पहाड़ी पे ही करने का निर्णय है जो लिया जाता है। अगर हम बात करें कि जो भगत आंदोलन के दौरान क्या किया जाता है? गुरु गोविंद गिरी के द्वारा धूणे बनाने का प्रयास किया जाता है। धूणे का अर्थ होता है वहाँ पे आओ, अपने समस्या बताओ। वो इस तरीके से एक प्रकार से निदान करने के लिए, या फिर हम बोल सकते हैं कि उनका आर्थिक, धार्मिक और सामाजिक सुधार के लिए धूणे बनाए गए। भगत आंदोलन में वागड़ क्षेत्र का अर्थ क्या हुआ? डूंगरपुर और बांसवाड़ा का जो इलाका है, इसका इलाका डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। भगत आंदोलन में वागड़ क्षेत्र में धूणों की स्थापना की गई। किनकी स्थापना की गई? धूणों की स्थापना की गई। धूणों का तात्पर्य क्या है? धूणों का तात्पर्य है मतलब एक तरीके से सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक सुधार के लिए जो बनाए जाते हैं उन्हें ही धूणे की उपाधि दी जाती है। तो ये हो गया। अब अगर हम जो वहाँ पर डूंगरपुर और बांसवाड़ा राज्य की जो मतलब क्या बोलेंगे, वो राजा महाराजा वगैरह है, उन्होंने इस प्रयास को क्या समझा है? वो इस प्रयास को मानते हैं कि जो गुरु गोविंद गिरी है वो अलग राज्य बनाने के ऊपर लगे हुए। तो जो डूंगरपुर व बांसवाड़ा राज्य ने गोविंद गिरी के इन प्रयासों को एक अलग भील राज्य की स्थापना का प्रयत्न माना। क्या माना है? हाँ जी दोस्तों, तो हमने बात की कि डूंगरपुर व बांसवाड़ा राज्य ने गुरु गोविंद गिरी के इन प्रयासों को एक अलग भील राज्य की स्थापना का प्रयत्न माना। क्या माना है? कि जो डूंगरपुर व बांसवाड़ा की जो गवर्नमेंट कहती है, या वहाँ की जो सरकार है, स्थानीय सरकार, राजा महाराजाओं की जो सरकार है, कहाँ की? डूंगरपुर व बांसवाड़ा राज्य की सरकार, वो बांसवाड़ा राज्य ने क्या किया है? ने गुरु गोविंद गिरी के इन प्रयासों को अलग से जो राज्य है वो बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इस तरीके से उन्होंने इस नज़रिए से देखा। क्या देखा? कि जो गुरु गोविंद गिरी है वो अपना एक अलग साम्राज्य बना रहे हैं, एक अलग राज्य बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो उन्होंने ये माना, डूंगरपुर व बांसवाड़ा राज्य ने गुरु गोविंद गिरी के इन प्रयासों को अलग राज्य बनाने का क्या माना है? प्रयत्न माना। तो इसी कारण से मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड होता है। क्या होता है?
मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड होता है। अगर हम मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड की चर्चा करें तो जो मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड आता है वो आता है 17 नवंबर 1913 को ये जो हत्याकांड है वो होता है। गुरु गोविंद गिरी अपने भील समर्थकों के साथ हो रहे शोषण एवं अत्याचार के कारण इस पहाड़ी पर एक सभा कर रहे थे। कौन सी पहाड़ी पर? मानगढ़ पहाड़ी पर एक सभा कर रहे थे। डूंगरपुर व बांसवाड़ा की सेना, मेवाड़, बिलपुर, 7वीं राजपूत बटालियन आदि सैनिकों ने मिलकर भीलों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई, जिससे 1500 भील लोग जो है, भील भाई बंधु जो है वो मारे गए। तो इस तरीके से गुरु गोविंद गिरी को गिरफ्तार कर लिया और इनको ईडर जेल भेज दिया गया। इसे राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड की संज्ञा भी दी जाती है। तो चलिए, हमने क्या क्या देखा? हमने देखा कि ये जो मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड है ये कब हुआ था? तो आंसर हो जाएगा 17 नवंबर 1913। 17 नवंबर को मानगढ़ पहाड़ी जो मेला है वो भी इसी के आसपास ही बढ़ता है। तो हम लोग देख लेते हैं कि मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड के दौरान क्या हुआ था। तो हमने कहा कि गुरु गोविंद गिरी ने अपने भील समर्थकों के साथ हो रहे शोषण एवं अत्याचार के कारण इस पहाड़ी पर एक सभा कर रहे थे। क्या कर रहे थे? सभा कर रहे थे। गुरु गोविंद गिरी अपने भील समर्थकों के साथ हो रहे शोषण व अत्याचार के विरुद्ध इस पहाड़ी पर, कौन सी पहाड़ी? मानगढ़ पहाड़ी पर सभा कर रहे थे। क्या कर रहे थे? सभा कर रहे थे। इसी समय 3 बटालियन आती है जिनका मैं एक एक करके नाम लिख देता हूँ। डूंगरपुर व बांसवाड़ा की सेना, इसकी एक तो इन्होंने तो अलग वो जो राज्य बना रहे हैं वो प्रयत्न माना था, तो डूंगरपुर व बांसवाड़ा की सेना। दूसरी नाम मिलता है मेवाड़ बिलकोर, तथा जो तीसरी जो सेना आती है जिसका नाम मिलता है 7वीं राजपूत बटालियन। कौन सी है? 7वीं जो राजपूत बटालियन है। इन तीनों ने मिलकर क्या की? गोलीबारी की। क्या की? इन तीनों ने मिलकर गोलियां चलाई। इन गोलियों के कारण कितने लोग घायल हुए? तो आंसर हो जाएगा 1500 भील है वो भील बंधु जो है वो भील बंधु मारे गए या गोली लगी। कितने मारे गए? 1500 भील बंधु है जो मारे गए थे इस हत्याकांड के दौरान। तो हमने देखा कि डूंगरपुर व बांसवाड़ा की सेना, मेवाड़, बिलकोर और 7वीं राजपूत बटालियन आदि सैनिकों ने मिलकर भीलों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई, जिस कारण कितने भील मारे गए? 1500 जो भील है वो मारे गए थे। ये जब हत्याकांड हुआ उसके बाद इस हत्याकांड का पूरा जो जिम्मेदार किसको ठहराया गया? तो इस हत्याकांड का पूरा जिम्मेदार ठहराया गया गुरु गोविंद गिरी जी को। किसको ठहराया गया? गुरु गोविंद गिरी जी को इस हत्याकांड का पूरा जो है जिम्मेदार ठहराया गया कि आपकी वजह से ही ये हत्याकांड हुआ है। इस वजह से इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और ईडर जेल भेज दिया जाता है। क्या, कहाँ भेजा जाता है? ईडर जेल, जो कि पड़ती है गुजरात में। ईडर जेल में भेजा, उनको क्या कर दिया गया? ईडर जेल में भेज दिया गया। इसे राजस्थान का जलियांवाला बाग की हत्याकांड की संज्ञा दी जाती है। अब हम
जो पढ़ रहे थे, क्या पढ़ा है हमने? पढ़ा है मानगढ़ जो पहाड़ी हत्याकांड है उसके संदर्भ में देखें तो इसे क्या कहा जाता है? अलग पेन से लिख देते हैं। इसे राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड की संज्ञा दी जाती है। क्या दी जाती है? जलियांवाला बाग हत्याकांड की संज्ञा इस हत्याकांड को दी जाती है। अगर हम गुरु गोविंद गिरी की बात करें तो इनका जो अंतिम समय कहाँ गुजरा? ईडर जेल तो चले गए, फिर इनका जो अंतिम समय गुजरा है उसका अगर हम चर्चा करें कि इनका अंतिम समय कहाँ पर गुजरा, तो इनका जो अंतिम समय है वो गुजरात के कंबोई नामक स्थान पर बीता। कहाँ पर? इनका जो अंतिम समय है वो बीता है कंबोई, जो कि जगह पड़ती है गुजरात में, वहाँ पर इनका जो अंतिम समय है वो बीता था। अगर हम गुरु गोविंद गिरी जी के स्मारक की बात करें, अब हम किसके बारे में देख लेते हैं? अब हम देख लेते हैं गुरु गोविंद गिरी के बारे में। किन के बारे में देख लेते हैं? कुछ गुरु गोविंद गिरी के बारे में अगर हमें और कोई इम्पोर्टेंट बात मिलती है तो वो एक बार हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो हमने देखा था कि जो गुरु गोविंद गिरी है इनका तो जो जन्म आता है वो 1858 बाड़ेसा या बांसिया गाँव आता है। तो इनके बारे में अगर हम देखें, नहीं तो मैं नई स्लाइड भी बना देता हूँ। चलो हम लिख रहे हैं गुरु गोविंद गिरी के बारे में कुछ प्रमुख फैक्ट आते हैं। इनके बारे में, गुरु गोविंद गिरी जी के बारे में, तो इनके बारे में अगर हम देखें तो इनके बारे में आता है कि इनका जो स्मारक है वो कहाँ पर बना हुआ है। गुरु गोविंद गिरी का जो स्मारक आता है वो आता है मानगढ़ पहाड़ी बांसवाड़ा में। इनका जो है जो स्मारक बना हुआ है मानगढ़ पहाड़ी, जगह पड़ती है बांसवाड़ा में। कहाँ पर? बांसवाड़ा में। यहाँ इसी पहाड़ी पर जो मानगढ़ पहाड़ी बांसवाड़ा है, यहाँ पर क्या पड़ता है? मानगढ़ पहाड़ी धाम मेला बढ़ता है। क्या बढ़ता है? मानगढ़ पहाड़ी धाम जो मेला है वो भी मानगढ़ पहाड़ी बांसवाड़ा में ही बढ़ता है। अगला क्वेश्चन बनता है कि मेला कब बढ़ता है? तो आंसर हो जाएगा मार्गशीर्ष महीने की जो पूर्णिमा आती है उस दिन यहाँ पर मेला पड़ा जाता है। और अगर हम बात करें तो इस मेले को क्या कहा जाता है? इस मेले को आदिवासियों का मेला भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इस मेले को आदिवासियों का मेला भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आदिवासियों का जो मेला है उस उपाधि से भी इसे संबोधित किया जाता है। तो हमने क्या क्या देखा? हमने देखा गुरु गोविंद गिरी का जो स्मारक है वो आता है मानगढ़ पहाड़ी, जो कि बांसवाड़ा में पड़ती है। वहाँ पर गुरु गोविंद गिरी जी का जो स्मारक है वो आता है। इसी मानगढ़ पहाड़ी बांसवाड़ा में मानगढ़ पहाड़ी धाम मेला लगता है, मार्गशीर्ष की पूर्णिमा को लगता है। इसे आदिवासियों का मेला कहा जाता है। तो अब हम लोग कुछ दो फैक्ट पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में? आदिवासियों से संबंधित दो बहुत अच्छे से फैक्ट आते हैं। क्या आते हैं? आदिवासियों के बारे में दो अच्छे से फैक्ट आते हैं। एक आता है आदिवासियों का मेला कहाँ लगता है। क्या है? आदिवासियों का जो मेला है वो कहाँ लगता है। और जो हमारा जो दूसरा फैक्ट है वो आते हैं आदिवासियों का जो कुंभ है वो कहाँ लगता है। वहीं अगर हम बात करें कि आदिवासियों का जो मेला है वो लगता है मानगढ़ पहाड़ी बांसवाड़ा में लगता है। कहाँ लगता है? मानगढ़ पहाड़ी बांसवाड़ा में। और कब लगता है? तो जो मार्गशीर्ष की जो पूर्णिमा आती है उस दिन यहाँ पर ये मेला लगता है। वहीं अगर हम बात करें कि आदिवासियों का कुंभ कहाँ लगता है, तो आदिवासियों का जो कुंभ लगता है वो लगता है बेणेश्वर धाम।
जो कि जगह पड़ती है डूंगरपुर में। कहाँ पड़ती है? डूंगरपुर में बेणेश्वर धाम जगह पड़ती है। और यहाँ पर जो मेला लगता है वो लगता है माघ पूर्णिमा को। कब लगता है? माघ पूर्णिमा को बेणेश्वर धाम मेला। वहीं अगर हम मानगढ़ पहाड़ी बांसवाड़ा के ऊपर जो मेला लगता है, आदिवासियों का मेला कहा जाता है, वो माघशीर्ष की पूर्णिमा को लगता है। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा जो भगत आंदोलन का टॉपिक है वो समाप्त होता है। मिलते हैं अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त